एंड यू वाचिंग डॉक्टर सी एम पी सी बी। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, जिसमें आगे का टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ये है ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में कवर किया था सामाजिक वातावरण से समायोजन का उद्देश्य। अब इसके आगे है हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य के पक्ष में तर्क। इस संबंध का विचार इस प्रकार दिए गए हैं रूसो के अनुसार। जैसे प्रकृतिवादी शिक्षा का केंद्रीय लक्ष्य व्यक्ति का संपूर्ण स्वायत्त विकास मानते हैं, रूसो के अनुसार प्रत्येक वस्तु जब वह प्रकृति सृजक के हाथों से निकलती है अच्छी होती है, किंतु मनुष्य के हाथों में आने से वह नष्ट हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा को उन अवस्थाओं का निर्माण करना चाहिए जहां प्रत्येक शिक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास कर सके। उसे अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करने तथा क्षमताओं को पहचानने की छूट होनी चाहिए। जीव वैज्ञानिक यह मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक विशिष्ट प्राणी है। थॉमसन के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के लिए होती है, इसका कार्य व्यक्ति को जीने में सहायता प्रदान करना है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन के संरक्षण में सहायक होती है, अतः शिक्षार्थी को ही सभी शैक्षणिक प्रयासों और क्रियाओं का केंद्र होना चाहिए, न कि समाज को। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा एक व्यक्तिक प्रक्रिया है। कोई भी दो व्यक्ति समान बौद्धिक क्षमता के नहीं होते, इसलिए शिक्षा को व्यक्ति उन्मुख होना चाहिए। प्रगति विचारक यह मानते हैं कि समाज का अंतिम कल्याण व्यक्ति के आंतरिक मूल्यों को उभारने में है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा प्रक्रिया में प्रत्येक शिक्षार्थी की व्यक्तित्व को सर्वोपरि रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य की आलोचना। अकेला व्यक्ति। एक कल्पना मात्र टी रेमांड के अनुसार अकेला व्यक्ति कल्पना का मात्र एक अंश होता है। हम समाज से अलग व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। अकेला व्यक्ति अपने जीवन को संतोषजनक तरीके से नहीं जी पाता तथा उसे अपना जीवन भार स्वरूप प्रतीत होता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। जॉन ड्यूबी के अनुसार सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति संबंधों तथा परस्पर क्रियाओं के विस्तृत मिश्रण में विकसित होने तथा विचार करने वाला नागरिक है। अतः वह शैक्षिक क्रिया जिसका कोई सामाजिक लक्ष्य नहीं होता, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति में असफल रहती है। स्वाभाविक रूप से दोषी शिक्षा में अकेले व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का विचार दोषपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति को प्रतत्वपूर्ण स्वतंत्रता अनियंत्रित या आत्म अभिव्यक्ति का रूप ले सकती है, या उन सभी सामाजिक व नैतिक नियमों का उपहास करेगी जो समाज द्वारा नियमित जीवन का आधार है। सर पर्सी नन के अनुसार व्यक्तित्व सामाजिक वातावरण में ही विकसित होता है जहां वह समान रुचियों और क्रियाओं पर अपना पोषण कर सके। मनुष्य की आध्यात्मिकता प्रकृति के विरुद्ध। व्यक्तिगत लक्ष्य के आलोचक यह विश्वास मानते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति है वह पशु स्वार्थी अनुशासनहीन है। उसे व्यक्ति से कोई मोह नहीं होता तथा वह प्रकृति के विरुद्ध चलने में कोई हिचक महसूस नहीं करता। वह प्रकृति को नष्ट करने में भी अभिमान समझता है। उसका यह एक अजीब दर्शन बन जाता है। वह सोचता है कि जब दूसरे उसकी परवाह नहीं करते तो वह भी दूसरों की परवाह क्यों करे। व्यक्ति समाज के योग्य होना चाहिए। रस्क ने कहा भी है कि शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास नहीं बल्कि व्यक्तित्व को संपन्न करना है। शिक्षा को मनुष्य को व्यक्ति से सामाजिक प्राणी से परिवर्तित करना चाहिए, उसे समाज के योग्य बनाना चाहिए। हमारी बुद्धिमत्ता का यही परिचायक है कि हम सामाजिक संपन्नता में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। स्वयं के हितार्थ तो सभी करते हैं। व्यक्ति की महानता का आधार सामाजिक होता है। महान व्यक्ति के योगदान संसार से अलग नहीं थे। उनकी महानता समाज की संपन्न परंपरा को अपनाने के कारण उत्पन्न हुई थी। उन्होंने किसी सामाजिक पृष्ठभूमि के विरुद्ध कार्य नहीं किया, अतः उसके महान योगदानों का आधार सामाजिक था, इसलिए वे समाज में रोल मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। संक्षेप में, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य अपने अंतिम रूप में एक पक्षी है। वह राष्ट्र की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। साथ ही यह देश की आर्थिक स्थिति को अनुचित रूप में प्रभावित कर सकती है। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य।
समाज या राज्य का स्थान व्यक्ति में बहुत ऊंचा है। समाज के हित में ही व्यक्ति का हित निहित है। समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, अपना विकास कर सकता है और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। जो बात व्यक्ति के बारे में सत्य है वही समाज के बारे में सत्य है। समाज का निर्माण व्यक्ति करते हैं, अतः व्यक्तियों के अभाव में समाज अर्थहीन है। समाज अपनी एकता और उन्नति के लिए व्यक्तियों पर ही निर्भर है। उनके सहयोग के बिना उसकी प्रगति असंभव है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज का अटूट संबंध है। लेकिन शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अनुसार इस संबंध में समाज का स्थान व्यक्ति के स्थान से ऊंचा है। व्यक्ति को अपने हित का ध्यान न रखकर समाज के हित का ध्यान रखना चाहिए। उसे आवश्यकता पड़ने पर समाज के लिए हर प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सामाजिक उद्देश्य का अर्थ व्यक्ति में सामाजिकता की भावना उत्पन्न करना है। यह उद्देश्य मूलतः व्यक्ति को सामाजिकता अथवा नागरिकता का विकास करने पर बल देता है। इस उद्देश्य के समर्थकों और दार्शनिकों का मानना है कि समाज में से परे मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। समाज में रहकर ही वह अपनी योग्यताओं क्षमताओं का विकास कर अपने तथा अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है। रेमांड के अनुसार निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। बिना समाज के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। समाज की उन्नति में ही उसकी उन्नति है और समाज की क्षति उसकी क्षति है। अतः व्यक्ति को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज को हानि पहुंचे। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी योग्यता और क्षमता उत्पन्न करना होना चाहिए जिससे वह समाज के हितों के लिए अपने हित को त्याग दे, समाज के दूसरे सदस्यों के साथ प्रेम, सहयोग, भाईचारे के साथ रह सके तथा एक आदर्श सामाजिक प्राणी बन सके। समाज उद्देश्य के रूप। शिक्षा के में सामाजिक उद्देश्य के 3 रूप मिलते हैं। इन तीनों रूपों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। सामाजिक उद्देश्य का सामान्य रूप। जब तक मानव सामाजिक प्राणी है और समाज में सामाजिक संबंध के द्वारा जीवित रहता है और विकसित होता है, तब तक उसे अपनी व्यक्तिगता को कुछ सीमा तक सामाजिक या सार्वजनिक आवश्यकताओं के अधीन रखना होगा। इसके अलावा वह समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अपने में परिवर्तन करेगा। फलस्वरूप चेतन और अचेतन रूप में उसकी व्यक्तिगता का दमन रहेगा। यह शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य का साधारण रूप है। सामाजिक उद्देश्य का उग्र रूप। समर्थकों का कहना है कि राज्य व्यक्ति और उसकी आकांक्षाओं से बहुत श्रेष्ठ है, अतः राज्य को व्यक्ति के से संबंधित सभी बातों पर अधिकार होना चाहिए। यह निश्चय करना केवल राज्य का ही कार्य होना चाहिए कि व्यक्ति के लिए शिक्षा के विषय और विधियाँ क्या हों। ऐसा करते समय व्यक्ति के हित का ध्यान न रखकर केवल राज्य की आवश्यकता का ध्यान रखा जाना चाहिए। सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप से शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य इंग्लैंड और अमेरिका जैसे प्रांतीय देशों में दिखाई देता है। वहाँ शिक्षा समाज सेवा के लिए और शिक्षा नागरिकता के लिए मानी जाती है। शिक्षा का उदार रूप हर दृष्टि से प्रशंसनीय है। अतः प्रत्येक राष्ट्र का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपनी शिक्षा प्रणाली को समाज के हितार्थ उदार स्वरूप प्रदान करे। शिक्षा एवं दर्शन का अर्थ एवं परिभाषाएं। दर्शन शब्द अंग्रेजी रूपांतरण फिलॉसफी शब्द 2 यूनानी फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलॉस का अर्थ है लव और सोफिया का अर्थ है विजडम। इस प्रकार फिलॉसफी दर्शन का शाब्दिक अर्थ हुआ लव और विजडम, ज्ञान से प्रेम। डीबी के अनुसार जब कभी किसी दर्शन को गंभीरता से समझा गया है तथा सदैव यह धारणा रही है कि इसका अर्थ विद्वता व ज्ञान प्राप्त कर लेना है जो जीवन के मार्ग को प्रभावित करता है। दर्शन की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। ब्राइटमैन के अनुसार दर्शन को एक ऐसे प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा मानव अनुभूतियों के संबंध में समग्र रूप में सत्यता से विचार किया जाता है और जो संपूर्ण अनुभूतियों को बोधगम्य बनाता है। R.W. सेलर्स के अनुसार दर्शन एक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के शब्दों में जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने की रुचि प्रकट करता है वो जो कभी संतुष्ट नहीं होता उसे दार्शनिक कहा जाता है। कांट के अनुसार इम्पोर्टेंट है दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है। फिक्टे के शब्दों में दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है। वस्तुतः दर्शन के अंतर्गत प्रकृति, व्यक्तियों और वस्तुओं तथा उनके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के विषय में निरंतर विचार किया जाता है। यह ईश्वर, ब्रह्मांड एवं आत्मा के रहस्यों तथा इनके पारस्परिक संबंधों का विवेचन करता है
उस व्यक्ति को हम दार्शनिक कहने लगते हैं जो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करता है। दर्शन शास्त्र का स्वरूप। अंग्रेजी का फिलॉसफी शब्द का ग्रीक शब्दों के योग से बना है। फिलॉस प्रेम, अनुराग, और सोफिया ज्ञान। अतः फिलॉसफी का अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम। यह विद्यानुराग विद्या शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना। अर्थात फिलॉसफी है का अर्थ हुआ जानने से अनुराग। अब हमें देखना है कि यह जानना किस वस्तु का है, अर्थात यह इसका विषय क्या है, यह जानना कैसा है। वास्तविक जानना तो वही है जो अधूरा ना हो, जो संपूर्ण विश्व का स्वरूप बता दे, जिसके जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष ना रहे। विश्व के सामाजिक अलग वर्गों का अध्ययन करने से विश्व के अंगों का तो ज्ञान होता है, परंतु संपूर्ण विश्व का ज्ञान नहीं होता। किसी भी पदार्थ को कई भागों में बांट देने पर उसके पृथक अध्ययन से अंशों की जानकारी तो हो जाती है, किंतु उस वस्तु का संपूर्णता में ज्ञान नहीं होता। जब उसकी संपूर्णता में अध्ययन किया जाए तब उसका वास्तविक ज्ञान होता है। बहुत से दार्शनिकों ने दृश्य जगत और वास्तविकता या तत्व के में अंतर मानते हुए केवल तत्व को ही दर्शन का विषय बतलाया है। इन्होंने इस दृश्य जगत को अवास्तविक बतलाया है, क्योंकि वह अस्थायी है। वस्तु विशेष की सृष्टि होती है और विनाश हो जाता है। वे इसलिए यथार्थ सत्य तथा वास्तविक नहीं है। सत्य वह है जो सनातन हो, अतः वही दर्शन शास्त्र का विषय है। यह मत प्लेटो, ब्राडने आदि दार्शनिकों का है, पर वास्तव में दृश्य जगत भी तत्व का ही व्यक्त रूप है, भले ही अपूर्ण हो तथा दोनों संबद्ध हो। अतः तत्व और दृश्य जगत दोनों ही दर्शन शास्त्र के विषय हैं। दर्शन में हम मनुष्य की संपूर्ण अनुभूतियों की व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं। अब दूसरा प्रश्न यह है कि जानना कैसे होता है। जानना मनुष्य की मानसिक प्रयत्न का फल है। साधारण तरीके से किसी भी पदार्थ के जानने में हम मानसिक प्रयत्न करते हैं, पर विषय की उतनी खोजबीन नहीं करते, इसलिए हमारा ज्ञान विरोधों से पूर्ण होता है। इसलिए दर्शन विश्व को उसी संपूर्णता को समझाने की मानसिक चेष्टा है। दर्शन का भारतीय एवं पाश्चात्य स्वरूप। दर्शन पाश्चात्य हो या भारतीय, दोनों ही की उत्पत्ति जिज्ञासा को शांत करने के लिए होती है। मानव स्वभाव ही है सोचना, इसी कारण दुनिया के अन्य प्राणियों से वह भिन्न माना जाता है। यही उसका धर्म है। सोचने के लिए उसे रुकना नहीं पड़ता, न वह अपने अनुभवों तक ही सोचने में सीमित रहता है। अनुभव के दायरे के बाहर भी जाने की शक्ति उसमें होती है। वह जिस विश्व में रहता है उसके विषय में उसे जिज्ञासा होती है और वह उसके विषय में विचार करता है। यही है उसका दर्शन। इसलिए जब तक मनुष्य है दर्शन भी अवश्य रहेगा। एक दूसरे में अंतर बस इतना ही है कि यदि किसी का सोचना विरोध रहित और सुव्यवस्थित होता है तो उसके विचारों को अच्छा दर्शन, और यदि दूसरे का सोचना अव्यवस्थित और भ्रमयुक्त तो उसके दर्शन को भ्रमात्मक कहेंगे। दर्शन मनुष्य का सोचना भी वास्तव में देश और काल से प्रभावित होता है। इसलिए सभी देशों का दार्शनिक दृष्टिकोण एक सा नहीं होता। सभी दर्शनों में साम्य होते हुए भी दृष्टिकोण का अंतर अवश्य हो जाता है। यही अंतर हम पाश्चात्य और भारतीय दर्शन में भी पाते हैं। भारत में दार्शनिक चिंतन का जीवन से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। दार्शनिक चिंतन का उद्देश्य केवल सत्य का अन्वेषण या खोज ही नहीं है, जैसा कि पश्चिमी देशों का विचार है, बल्कि सत्य का साक्षात्कार माना जाता है। इसलिए हम दर्शन अर्थात साक्षात्कार कहते हैं। दर्शन केवल सैद्धांतिक अन्वेषण ही नहीं बल्कि उसके अनुकूल जीवन को ढालने का प्रयत्न है। इसलिए दर्शन केवल मानसिक व्यायाम ही नहीं बल्कि जीवन भर का आधार है। दर्शन का उद्देश्य हम पश्चिमी देशों में कम पाते हैं। आधुनिक काल में कुछ पश्चिमी दार्शनिकों ने इस पहलू को भी ध्यान में रखा है। उन्होंने दर्शन को व्यक्तिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन की आधारशिला बतलाया है। दूसरी बात यह है कि पाश्चात्य दर्शन का उद्भव शुद्ध जिज्ञासा को शांत करने के हेतु हुआ है, पर भारतीय दर्शन का लक्ष्य अधिकतर दुख का निवारण ही माना जाता है। इसका उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब साधक को सत्य का साक्षात्कार होता है। अतः दुख के निवारण हेतु भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। दोनों दृष्टिकोणों में अंतर रहने पर भी दोनों में आधारभूत साम्य है। दोनों का विषय एक ही है, संपूर्ण विश्व के, इसलिए दोनों में मौलिक भेद नहीं मानना चाहिए। दर्शन का क्षेत्र। दर्शन शास्त्र के स्वरूप से ही उसका क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है। विश्व को उसकी संपूर्णता में समझने की मानसिक चेष्टा ही दर्शन है। इसलिए मानव अनुभूति का ऐसा कोई भी
ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिससे दर्शन शास्त्र का संबंध नहीं है। समस्त विश्व ही समान रूप से दर्शन शास्त्र का विषय है, पर दुनिया की हर चीज़ का विवरणात्मक अध्ययन किसी के लिए संभव नहीं है। अतः भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न वर्ग बने हुए हैं। विशिष्ट वर्गों का अध्ययन विज्ञानों में होता है, जैसा भौतिक शास्त्र में जड़ तत्व का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र में रसायनों का, जीवन शास्त्र में जीव का। प्रत्येक विज्ञान बिना विवेचना के किए ही कुछ मूल आधारों को सत्य मान लेता है, परंतु उन्हीं मूल आधारों की विवेचना दर्शन शास्त्र में होती है। इसमें विज्ञान द्वारा प्राप्त नियमों का संबंध तथा मूल्यांकन होता है। प्रत्येक विज्ञान का संबंध दृश्य जगत से है, अर्थात वह ऐसे पदार्थ जिनका अनुभव किया जाता है। अनुभव जगत के परे कोई तत्व नहीं है या नहीं। इसकी विवेचना दर्शन शास्त्र में होती है। इसी विवेच्य क्षेत्र में आत्मा और ईश्वर आते हैं। इसलिए प्रकृति, आत्मा और ईश्वर तीनों ही दर्शन शास्त्र के विवेच्य विषय हैं। किसी भी समस्या के समाधान की चेष्टा मनुष्य के ज्ञान के लिए करता है। अतः सत्य को जानने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि जानने का अर्थात ज्ञान का साधन और उसकी वास्तविकता क्या है। ज्ञान संबंधी समस्याएं भी दर्शन शास्त्र के विषय हैं। दर्शन और जीवन में बहुत घनिष्ठ संबंध है। अतः मनुष्य अपने अनुभवों का मूल्यांकन करता है। उन मूल्यों के लिए अच्छा, खराब, उचित, अनुचित, सुंदर, कुरूप आदि संज्ञाएं दी जाती हैं। इन मूल्यों का अर्थ क्या है? क्या हमारे विचार मात्र हैं या इनका वास्तविक अस्तित्व भी है? इसकी मीमांसा में दर्शन शास्त्र में होती है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार ईश्वर, आत्मा आदि जो मनुष्य के परे हैं, उन्हें दर्शन शास्त्र का विषय नहीं मानना चाहिए। उनके अनुसार ही वह सार्थक है जिसको अनुभव द्वारा सिद्ध किया जा सके। ईश्वर आदि के विचारों की अनुभव द्वारा परीक्षा संभव नहीं है, अतः ये शब्द निरर्थक हैं। अतः किसी भी विज्ञान के विवेच्य विषय नहीं हो सकते। ईश्वर, आत्मा आदि के संबंध में जो इसके विचार हैं, उसकी योग्यता चाहे जो भी हो। दर्शन शास्त्र के विषय में इसका मत मान्य नहीं है। यदि दर्शन अनुभव जगत तक ही सीमित हो तो विज्ञान और दर्शन में फर्क ही क्या रह जाएगा। फिर भी विचारों के लिए भी विश्व, आत्मा आदि निरर्थक हैं। हमें इन विषयों का विचार करना पड़ता है, अतः इसलिए दर्शन शास्त्र विवेच्य विषय हो जाते हैं।